इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर सेमेस्टर 1 LLB 4 इयर्स के इजी नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी व्हाट्सएप से बाय करें। वेलकम टू A Levels Academy इस्लामाबाद। चैप्टर 3 फंडामेंटल ऑफ द स्टैटिक्स। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी कुछ सीखेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि 3 चैप्टर्स आते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। सेकंड चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक ये है। तो जो तीसरा चैप्टर है आज हम उसको पढ़ने लगे। टोटल 3 चैप्टर्स हैं, तो ये थर्ड चैप्टर है। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसी थर्ड यूनिट के अंदर, इस थर्ड यूनिट का नाम है फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। Statistics is the branch of maths that deals with collecting, organizing, analyzing and presenting data. स्टैटिस्टिक भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी कि मैथ्स की एक ब्रांच है। इस स्टैटिस्टिक्स में ये सिखाया जाता है कि डाटे को किस तरह से हमने कलेक्ट करना है कहीं से। अच्छा, ये किस डाटे की बात करें, ये इंसानों की डाटे की बात करें कि एक इलाके में कितने इंसान रहते हैं, या एक इलाके में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं। इंसानों के अलावा अगर कोई सामान है उसकी गिनती करनी है तो वो चीज़ भी कलेक्शन ऑफ डाटा में आती है कि डाटे में कुछ भी शामिल हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं और भी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हम हर डाटे को एक तरतीब में लिखेंगे। जैसे कि अगर एक इलाका है, उधर मर्द कितनी एज के हैं, तो जो एक 50 एज के अगर मर्द हैं उनको एक जगह पे उनका नाम लिख देंगे, 60 एज के मर्द उनका एक जगह पे नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हर चीज़ को एक तरतीब में लिखेंगे। उसके अलावा एनालाइजिंग, फिर हम एनालाइजिंग को कहते हैं जायज़ा लेना, अंदाज़ा लगाना उस डाटे को देख के कि इस इलाके में कितने लोग हैं, कितनी उनकी उम्रें हैं, कितना वक्त ये लोग ज़िंदा रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। तो ये सारा कुछ डाटा जो कलेक्ट हमने किया होता है ना, ऑर्गेनाइज करके तरतीब से लिखा होता है, इन्हीं डाटे की मदद से हम चीज़ों को समझते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। एंड प्रेजेंटिंग डाटा, यानी कि डाटे को फिर देखते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी को। फिर आगे आता है इट टर्न्स रॉ नंबर्स इनटू यूजफुल इंसाइट सो वी कैन स्पॉट ट्रेंड, कंपेयर थिंग्स एंड मेक गुड डिसीजंस। यानी कि एक बिखरे हुए नंबर हैं यहाँ पे, ये हर चीज़ को तरतीब में लिख देता है, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर पे औरतों का जिक्र है और वो औरतें किस रंग की है, औरतों की उम्रें क्या हैं, अच्छा औरतें क्यों ज़िंदा रह रही हैं, अच्छा जो औरतें मर रही हैं तो क्यों मर रही हैं। हर चीज़ एक तरतीब में लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने इंसानों की क्यों एग्जांपल दी, तो बेसिकली ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ये सिखाता है कि किस तरह से इंसान एक जगह रह रहे हैं और कितनी तादाद में है। सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी चीज़ है उसको हम अंदाजे से समझ सकते हैं इसकी मदद से। आगे इसमें लिखा है एग्जाम्पल, A principal collects 100 students' exam marks, find the average, the highest lowest scores and group grades. This helps them understand overall performance. जो स्कूल की प्रिंसिपल है या जो आपके कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो क्या करती है, 100 स्टूडेंट्स के डाटे को कलेक्ट करती है और उन 100 स्टूडेंट्स में से ज़ाहिर है किसके कितने मार्क्स आए हैं हर किसी की डिवाइड कर देगी। यानी कि 100 में से जिनके 90s में आए हैं उनको एक जगह पे लिख दिया जाएगा और जिनके 80s में उनको एक जगह पे, तो वैसे ही जिनके 30 में नंबर आए उनको एक जगह पे लिखा जाएगा। इससे पता चलेगा कि कौन सी रेशो ज़्यादा है। अगर हमारे कॉलेज में 80 वाले नंबर वाले ज़्यादा हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा प्रिंसिपल को कि 80 नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे, या सारे के सारे 30 से ही ऊपर नहीं जा पा रहे तो वो क्यों नहीं ज़्यादा नंबर ले रहे। तो इस तरह से प्रिंसिपल जो है मेजर कर सकती है, अंदाज़ा लगा सकती है कि क्या मसला है, क्यों नंबर कम है, या अगर ज़्यादा आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के तो वो क्या, कहाँ से तैयारी करें, कैसे पढ़ें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एग्जांपल आप प्रिंसिपल की भी दे सकते हैं, स्कूल की या कॉलेज की, या कोई भी आपको एग्जांपल सूट कर रही है ना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिर आगे लिखना है द स्टैटिस्टिक प्रोसेस, यानी कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है डाटा कलेक्शन की। अब डाटे को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डाटा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव शक्ल में कलेक्ट किया जाता है। बहरहाल मैंने इसकी एक अलग से भी बड़ी बेहतरीन वीडियो बनाई है, ये यहाँ पे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट दिख रही है। इस प्लेलिस्ट में क्या होगा, आपको मुख्तलिफ तरह की डाटे वाली वीडियो मिलेगी मेरी, जो मैंने खुद ही एक्सप्लेन की है, वो भी जाके देख लें। उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्शन की हेडिंग देनी है कि हर तरह के डाटे को एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी है, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग एग्जाम मार्क्स, कि सारों के मार्क्स को हमने इकट्ठे करके लिख दिया। अब हमने टाइप्स बतानी है कि 2 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी डाटे की, वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है
कि नंबर्स के अकॉर्डिंग डाटे को कलेक्ट किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे नंबर्स का क्या मतलब है। अब किसी की हाइट अगर नापनी है तो नंबर के थ्रू ही नाप सकते हैं ना, कि इस बंदे की 4 इंच हाइट है या इस तरह से। मार्क्स अगर देखने तो मार्क्स भी नंबरों में होते हैं। कोई भी चीज़ जो नंबर में हो ना तो वो डाटे को क्वांटिटेटिव डाटे कहते हैं। और कोई भी चीज़ जो नंबर के अलावा कुछ और हो, जैसे कि औरतों का नेम, मर्दों के नाम और कपड़ों की तादाद, जैसे कि क्लॉथ्स, ड्रेसेस, शूज़, वुमेन, गर्ल, इस तरह की तमाम चीज़ें जो नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आती उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, फिर आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। फिर ज़रा इन डाटे को हम एक तरतीब दे के ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। ठीक है, आगे इसमें आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम इस तरह से चार्ट बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं जिसमें डाटे को लिखा जाता है। एक डब्बे में हम औरतों का नाम लिखेंगे, फिर उनकी एज, फिर इस तरह से वैसी ही हर चीज़ को। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल रिडेंसी। इसमें मीन, मीडियन, मोड, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड ये आगे आपको आएगा। फिर आगे आता है डिस्पर्जन। हाउ स्प्रेड आउट द डाटा इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब है, तो बेसिकली डिस्पर्जन भी इसी तरह से कि ग्राफ में अगर कोई चीज़ हो तो वो चीज़ सिखा देता है। ठीक है, यानी कि ग्राफ में कौन सी तब्दीली है, डाटे में कोई तब्दीली कहाँ पे किस जगह तब्दीली है। जैसे कि एक डाटा है ना, अगर कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ये चार्ट मैं बना रही हूँ ग्राफ का। आपके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए थे मई को, फिर उससे अगले महीने में कम सेल हुए, फिर उससे अगले महीने में कम, फिर उसके बाद देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा से लाइन। तो इसका मतलब है कि इस महीने ज़्यादा आपके जो सामान है वो बिका था। तो इसी के अंदर जो है आपको डिस्पर्जन वगैरह भी सिखा दिया जाएगा कि जो डाटा है उसका क्या रेंज है और ये सब। फिर आ गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसकी वीडियो अगर आपने सीखनी है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि आपको डिफरेंट तरह की कुछ नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने उन नंबर्स को देख के ही आगे चीज़ें लिखी नहीं होती, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा है। मिसाल के तौर पे अगर एक डब्बा है ना 2.33, 2.43, 2.44, तो इस तरह के डब्बे लिखे होंगे जिनमें कुछ नंबर्स होंगे, तो नंबर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस नापना, जिसके अंदर होता क्या है कि डिफरेंट तरह के नंबर्स होते हैं और जो नंबर बार बार दोहराए जा रहे हैं वो हम अलग करके लिख देते हैं कहीं पे। तो ये चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या चीज़ होने वाली है, व्हाट विल हैपन, तो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी होती है। ये सारा आगे भी सिखाया जाएगा, वैसे हम शॉर्टकट में आपको यहाँ से थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ। ठीक है, ग्राफ्स के अंदर क्या क्या आता है, ग्राफ में आपको बार चार्ट आता है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह। इनकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, यहाँ से आप लिंक देख लें। ये एक प्लेलिस्ट की वीडियो है जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के ग्राफ जो है देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, तो आपको ये सारे ग्राफ्स बनाने फिर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है जो डाटा है ना उसको देख के एंड वाला रिजल्ट निकालना या कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन या रिजल्ट को कहते हैं कि एंड पे क्या नतीजा निकलेगा किसी डाटे को देख के। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दे के बताती हूँ कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी स्कूल की या कॉलेज की डाटा ले रही है मार्क्स वगैरह का, कि जितने स्टूडेंट्स हैं सारों के मार्क्स, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक प्रिंसिपल इकट्ठे कर रही है और देख रही है कितने परसेंटेज के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 30% ले रहे हैं, 90 वाले बड़े कम है, 80 वाले बड़े कम है, 20 वाले भी कम है, 30 वाले ज़्यादा हैं, तो रीज़न निकाला जाएगा कि 30 वाले क्यों ज़्यादा हैं, क्या नतीजा निकला कि ये 30 वाले नंबर लेने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि सारे डाटे की मदद से हम एंड वाला नतीजा निकाल पाते हैं। और फिर आता है एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल हम रिसर्चेज में यूज़ करते हैं, जो बिजनेसेस है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं और जो हॉस्पिटल है वो भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है वाई स्टैटिस्टिक मैटर्स, कि हमारे लिए ये स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा है, जितना भी अब तक हमने सीखा है ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। उसका रीज़न ये है हेल्प्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि हम जो भी फैसला लेते हैं वो फैसला हम सही से ले पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अंदाज़ा हो ना कि हर चीज़ कैसी है, कितना हमारे पास सामान मौजूद है, तो उससे पता चल जाता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है। सामान का मैंने नाम क्यों लिया कि हमारे पास कितना डाटा है, यानी कि औरतें कितनी, मर्द कितने हैं और किस एज के हैं। तो इस तरह से डॉक्टर सही से अंदाज़ा लगा पाते हैं कि 50 एज वाले जितने लोग हैं उनको जो दवाई हमने दी थी वो सारे सर्वाइव कर गए उस दवाई से, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको जो हमने दवाई दी थी वो बेचारे ठीक नहीं हो पा रहे उस बीमारी से। तो इस तरह से डॉक्टर्स भी
इस स्टैटिस्टिक्स से हेल्प ले सकते हैं, बिजनेस ओनर भी हेल्प ले सकते हैं कि बिजनेस ओनर क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं ग्राफ में कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इस तरह से हमें ये हेल्प करता है कि हम अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आगे इसमें आता है रिव्यूज ट्रेंड एंड पैटर्न्स। रिव्यूज ट्रेंड एंड पैटर्न्स का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोग ख़रीद रहे हैं कि नहीं। अगर लोग हमारे प्रोडक्ट को, सामान को नहीं ख़रीद रहे और जो ग्राफ है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा सामान कोई नहीं ख़रीद रहा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही नहीं है कि हमारा सामान कोई ख़रीदे। सपोज एक बंदा टोपी बना रहा है, टोपी बनाने का कारोबार कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है अभी जो वेदर चल रहा है वो मानसून का चल रहा है, लोग तो टोपी के बजाय क्या ख़रीदना चाहेंगे, अम्ब्रेला ख़रीदना चाहेंगे, छतरियाँ ख़रीदना चाहेंगे ताकि वो बारिश से भीगे ना। तो जो सीज़न होता है, अगर वही सीज़न के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है, अगर एक बिज़नेस ओनर कोई सामान बना के बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। यही जो ग्राफ नीचे को जा रहा है ये फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैसा बढ़ेगा। तो यही चीज़ है कि जो बदलता ट्रेंड है, बदलती ज़रूरत है, उसके मुताबिक फिर फ़ायदा देखने को मिलता है। अच्छा, आगे आता है इसमें स्पोर्ट्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि ये जो लोग वेदर वगैरह चेक करके बताते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं, वो भी इसी के थ्रू होता है। उसके अलावा प्लानिंग, अगर कोई बंदा लाइक जैसे मैंने बिजनेस ओनर का बताया कि पैसे कैसे कमाने हैं, उनको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें पैसा मिल रहा है ज़्यादा, किससे नहीं मिल रहा, कौन सा बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहा। फिर आगे आता है पावर साइंटिफिक रिसर्चेस, और जो साइंसदान है उनको भी इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी रिसर्चेस वगैरह करके एक डिसीजन लेते हैं। फिर आगे आता है गाइड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि जो गवर्नमेंट है वो भी डिफरेंट पॉलिसीज़ बड़े आराम से बना सकती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जब सारा डाटा हो तो फिर उस मुताबिक वो चीज़ें बनाती है, पॉलिसीज़ लॉज बनाती है। क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, यानी कि जो चीज़ बनाई जा रही है ना इंडस्ट्रीज़ में उसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि इस इलाके में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं इंसान, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री मौजूद है वो उतना ही सामान बनाए जितने इंसान है, ठीक है। तो इस तरह से जब लोगों की तादाद का आपको पता होता है ना, फिर उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो ज़रूरत के मुताबिक। आगे इसमें लेके हेल्प्स बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे कि पता चल जाता है एक बिज़नेस ओनर को कि कौन सा कस्टमर जो है ज़्यादा चीज़ें बाय करना पसंद करे। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस ओनर है, वो क्या कर रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सारे कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है और वो बार बार बिक रहा है। तो इससे भी पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पे ना एक ग्राफ बना हुआ है यूँ करके, ठीक है, डब्बे बने हुए हैं, एक चार्ट सबसे ऊपर जा रहा है, एक चार्ट बहुत नीचे है। ये डब्बा है इसमें क्या बिक रहे हैं, उस बंदे के टी शर्ट्स बिक रही हैं, शर्टें बिक रही हैं। उस बिज़नेस ओनर के अभी इस वाले डब्बे में क्या बिक रहा है, जूते बिक रहे हैं। इस वाले डब्बे में क्या बिक रहा है, उस बंदे के स्लीपर्स बिक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर गर्मियाँ हैं तो स्लीपर सबको बहुत पसंद है, तो स्लीपर सबसे ज़्यादा बिक रहे थे। और ये क्या है, स्वेटर्स। ज़ाहिर है गर्मियों में तो कोई स्वेटर नहीं खरीदेगा, तो स्वेटर्स तो नामुमकिन है कि कोई ख़रीदे, इसलिए ये जो चार्ट है सबसे लोएस्ट है। बाकी जो चीज़ें लोगों ने ख़रीदी हैं उस हिसाब से ग्राफ ऊपर को जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा खरीदी गई चीज़ है वो ग्राफ सबसे ऊपर है। इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं एक बिज़नेस ओनर कि कौन सा प्रोडक्ट उनका बिक रहा है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। फिर आगे आता है स्पोर्ट्स रिस्क मैनेज असेसमेंट। रिस्क का मतलब ये है कि जब इस तरह के ग्राफ्स वगैरह बिज़नेस ओनर देख लेते हैं तो उनको रिस्क का पता चल जाता है कि अगर हम वही सामान बेचते रहे जो बिक ही नहीं रहा ना, तो हमें लॉस हो जाएगा, हमें फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब इन लोगों को पता होता है कि कौन सी चीज़ फ़ायदा दे रही है, फिर वही चीज़ वो बेचेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, जब वो स्टैटिस्टिक्स को सीखेंगे, ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे। फिर आगे आता है एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर, जैसे कि पब्लिक सर्वेज या ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि एक इलाके में जो लोग हैं ना, उनसे जब आप इंटरव्यू करते हो, किसी चीज़ के ऊपर बात करते हो, सारों से एक ही सवाल करते हो, सारे लोग डिफरेंट राय दे रहे हैं, तो उन राय को भी हम एक चार्ट में या अपने पास कहीं सेव रखते हैं ताकि हमारे लिए रिसर्च में हेल्प हो सके, ठीक है। यूज़फुल इन डेली लाइफ, इसको हम स्पोर्ट्स स्कोर्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है फुटबॉल, तो ये सारा जो है इनमें कौन सी वाली टीम जीती है, उनका क्या नंबर बना है, क्या स्कोर बना है, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। जो हमारे न्यूज़ पे वेदर वगैरह बन के आती है ना, कल बारिश होगी नहीं, वो भी चेक की जा सकती है। और बजट वगैरह भी आराम से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो कितने का हम ख़रीदें और कितने का बेचें, तो ये सारा भी इसमें होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर आएगा वो है 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपको टाइप्स भी आ सकती हैं पेपर में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पहली टाइप है,
Summarizes and presents data as it is. No predictions, just organizing what you have. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा डाटा होता है जिसमें हम चीज़ों को तब्दील नहीं करते, बल्कि जो चीज़ जैसे मौजूद है हम उसको उसी तरह ही उठा के लिख देते हैं किसी चार्ट में। जैसे कि एक लड़की का नाम आमना है, मिसाल के तौर पे 5 लड़कियां हैं क्लास में, एक का नाम आमना, एक का आयशा, फातिमा, मरियम, और इस तरह से 5 लड़कियां हैं। उनका जो नेम है जो भी है वैसे ही उनका नेम एज इट इज़ हम लिख देंगे उस चार्ट में जिसमें हम डाटे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरी क्लास में जितनी लड़कियां हैं उनकी जिस तरह से नेम है एज इट इज़ लिख देंगे। हम ये नहीं लिखेंगे टोटल 50 गर्ल्स, नो, हम जो लड़कियां हैं जितना लड़कियां हैं जो उनके नेम है एज इट इज़ उठा के लिख देंगे विद नेम, सही है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, अ टीचर कैलकुलेट्स द एवरेज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑफ हर क्लास। कि टीचर यहाँ पे क्या करती है ना कि अपनी ही सिर्फ क्लास की जो सबसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स आते हैं और लोएस्ट जिसके मार्क्स आते हैं और दरमियाने एवरेज यानी कि दरमियाने मार्क्स किसके हैं, ये सारे जो हैं बताती है टीचर कि इस बच्चे के इतने आ गए हैं मार्क्स, कितने। तो ये जो हमने टोटल एकदम से एक बात बता दी, ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इसमें जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरह हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि टीचर को वैसे ही पता होता है कि मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप पोजीशन लाजमी लेंगे मेरे क्लास में, और 10 ऐसे होंगे जो एवरेज नंबर लेंगे, और 15 ऐसे होंगे या समझ लें 17 ऐसे होंगे जो कि मुश्किल से लोएस्ट नंबर ही लेके पास होंगे। तो इस तरह से टीचर क्विकली बता देंगे कि ये एक सीन है, इसमें मसला है कि किसके कम है किसके ज़्यादा है, तो जल्दी से बता दिया जाएगा, ऐसा ज़्यादा बारीकी में हम नहीं जाएंगे। फिर आता है हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि यूजेस अ सैम्पल टू मेक प्रेडिक्शंस और ड्रॉ कैलकुलेशंस अबाउट होल पॉपुलेशन। बेसिकली ये वाली जो स्टैटिस्टिक्स है ना, हम बड़ी तादाद में जो लोग हैं ना, ज़्यादा तादाद में, उनके लिए यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, सर्विंग 200 हाउसहोल्ड्स टू एस्टिमेट द एवरेज इनकम ऑफ एंटायर सिटी। कि हम 200 घरों में जाएंगे और जाके पूछेंगे कि आप लोगों की कितनी इनकम है। तो जब हम सारे लोगों से सर्वे करेंगे यानी कि जाके पूछेंगे, तो क्या होगा कि उन 200 लोगों से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उस पूरे इलाके के प्रॉपर इनकम कितनी जनरेट होती है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि स्विट्ज़रलैंड में लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो आप कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी इस तरह से सर्वे हुए थे, 200-400 घरों में लोग गए होंगे, फिर उसके बाद ज़ाहिर बताया गया होगा कि पूरा जो कंट्री है ना उसका, स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ सारे ही इतना कमाते हैं। जबकि पूछा कितनों से गया, सिर्फ 200 लोगों से, जबकि वहाँ पे लोग तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम क्या करें, सिर्फ 200 घरों में जाके पूछ रहे हैं। उसी से एक रफ़ आइडिया हम लगा लेते हैं कि अच्छा इस इलाके में ज़्यादातर घर इतनी ही कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं तब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत बड़ी तादाद में हमें किसी चीज़ को मेजर करना है, चेक करना है। अब आपने दोनों का फ़र्क बता देना है कि डिस्क्रिप्टिव नॉर्मली हम छोटी चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी मौजूद है डाटा उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इन्फेरियल डाटा वो होता है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम लोगों से पूछ के अंदाज़ा लगा के प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि ये जो डाटा है ये सारे इलाके के लिए होगा। यानी कि 200 लोग जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना ही पूरा मुल्क ही कमा रहा होगा उनका, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रफ सा अंदाज़ा लगा के बता देते हैं। फिर आता है डाटा। तो यहाँ पे जो डाटा है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे डाटा हम सैम्पल की शक्ल में लेके आते हैं। सैम्पल की वीडियो यहाँ पे लगी हुई है, आप जाके देख लीजिएगा कि सैम्पल क्या होता है। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, स्नैपशॉट ऑफ द फैक्ट्स, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है। हकीकत, फैक्ट्स को उर्दू में हकीकत कहते हैं कि टीचर के पास ऑलरेडी अपने बच्चों का रिज़ल्ट तो होता ही है ना, राइट। तो फिर जब टीचर के पास रिज़ल्ट होता है तो वो क्या करती है कि जिनके ज़्यादा नंबर आए उनको एक लाइन में लिख देगी, जिनके कम आए उनको कम, लोएस्ट नंबर्स पे लिख देगी कि इस लड़के के 30 में आए तो उसको लोएस्ट कैटेगरी रखो, इसके 90 में आए तो उसको टॉपर की लिस्ट में लिख दो। तो इस तरह से टीचर के पास पहले से डाटा होता है, वो फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, एक जगह पर तरतीब से लिख देती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डाटा हमारे पास नहीं होता, हम अंदाजे लगा के बता रहे होते हैं। थोड़े से लोगों से पूछ के हम सारों के लिए सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कि अगर 200 लोगों की ये सैलरी है तो सारों की यही होगी। फिर आता है टूल्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। इस वाले मेथड में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेग्रेशन, इस तरह के मेथड यूज़ करते हैं। खैर ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। फिर आता है सर्टेनिटी। ये जो डाटा है ये अक्सर अनसर्टेन
यानी कि नो अनसर्टेनिटी, कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होता, सारा डाटा हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड होता है। लेकिन दूसरी ऑप्शन में हमारे पास डाटा सही से नहीं होता, हम क्या करते हैं थोड़े से लोगों से डाटा लेके ये सोचते हैं कि सारे लोगों की भी सेम सैलरी होगी, यानी कि 200 लोगों से जो हमने सैलरी की बात पूछी है हम यही सोच लेंगे कि उस इलाके के सारे लोगों की सेम सैलरी। तो इसमें क्या होता है कि डाटा हमारे पास प्रॉपर्ली सबका नहीं मौजूद होता, हम एक रफ सा अंदाज़ा लगाते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिए कि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पास कर लिया आराम से, और इसमें हम ये कहेंगे कि 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने पूरे मुल्क में टॉप किया है। तो इस तरह से इन दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो 60% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60% तक मार्क्स लिए वो एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, एक ही कॉलेज के, एक ही इलाके के। लेकिन अगर हम दूसरी की ऑप्शन देखें तो वो पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेट यहाँ पे किया जा रहा है। फिर आता है कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ये टर्म्स हैं जो पूछी जा सकती हैं पेपर में। पहला है डाटा, डाटा के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें हम रॉ कहते हैं रफ़ फैक्ट्स कहते हैं हकीकत, कि हम रफ़ हकीकत को कलेक्ट करते हैं या कोई फिगर कोई कैलकुलेशन नंबर के थ्रू कलेक्ट करके एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके डाटे को लिख देते हैं। यानी कि वो डाटा नंबरों में भी हो सकता है, वो डाटा कोई हकीकत भी हो सकती है कि फ़लाँ इलाके में औरतें ज़्यादा हैं, किन उम्र की औरतें हैं, और मर्द किन उम्र के हैं, कितनी तादाद में। तो इस तरह से जो हकीकत है किसी इलाके की वो भी हम कहीं पे डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन को भी आराम से हम चेक कर सकते हैं इसकी मदद से। सैम्पल के थ्रू चेकिंग हो सकती है, पैरामीटर के थ्रू हो सकती है। पैरामीटर मींस अ नंबर डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन, के पाकिस्तान है तो उधर इतने तादाद के लोग रह रहे हैं, अमेरिका है तो उधर इतने तादाद के लोग रह रहे हैं। तो ये भी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जायज़ा लगा सकते हैं। फिर आगे आता है स्टैटिस्टिक्स, अ नंबर डिस्क्राइबिंग द सैम्पल। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि ऐसा नंबर जो सैम्पल को एक्सप्लेन कर दे। फिर आता है वेरिएबल, एनीथिंग मेजरेबल, जैसे कि एज, हाइट, इनकम, ये सारी चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीज़ आती है। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड की कुछ एग्जाम्पल्स आई हुई हैं। तो मीन को इस तरह लिखा जाता है, मीडियन को इस तरह, मोड को इस तरह से। फिर आता है रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस को इस तरह लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी को इस तरह लिखा जाता है। फिर आता है सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड्स मीन्स चूजिंग अ स्मॉलर ग्रुप टू रिप्रेजेंट अ बिगर पॉपुलेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर सारी पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो उस ग्रुप यानी कि उस कंट्री के अंदर कुछ ग्रुप के लोग हैं, उन ग्रुप के लोगों से हम डिफरेंट सवालात कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पूरे मुल्क में लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। यानी कि थोड़ी सी लोगों की मदद से हम पूरे मुल्क का जायज़ा ले सकते हैं। ये सैम्पलिंग मेथड में आता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ ख़ास लोगों को चुनते हैं जिनसे हमने सवालात करने हैं ताकि हमारे पास जवाब आ सकें। इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी होती है कि हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत गौर व फिक्र करके कुछ स्पेसिफिक लोगों को चुनते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू सब ग्रुप फर्स्ट एंड सैम्पल। फिर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है यानी कि एक मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है कि पहले एक ग्रुप के लोगों से हम सवालात करते हैं, फिर दूसरे इलाके में जाके उनके ग्रुप से सवालात करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलाके हैं वहाँ जितने लोग रह रहे हैं ग्रुप्स में हम उनसे सवालात करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे आता है क्लस्टर सैम्पलिंग, होल ग्रुप, क्लस्टर और रैंडमली चोजन। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी ग्रुप को चुन लिया जाता है। फिर आता है नॉन रैंडम, इसमें उन लोगों को चुना जाता है जिनकी ज़रूरत है। जैसे कि एक जगह पे अगर ज़लज़ले की वजह से बहुत से लोगों के घर टूटे हैं तो जिन लोगों के घर टूटे हैं उन लोगों से ही सवाल किया जाएगा उस इलाके के बारे में ताकि हमें पता चल सके वहाँ हुआ क्या था। तो जिन लोगों पे ये असर नहीं पड़ा, जो उस इलाके में नहीं रहते, हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, ना ही सर्वे लेंगे। हम उन्हीं लोगों से ही पूछेंगे जिनके साथ ये हादसा पेश आया। तो यही होता है कि जो क्राइटेरिया है, जो ज़रूरत है, तो उन्हीं लोगों से ही पूछा जाएगा। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये है कि कुछ फिक्स तादाद में लोग चाहिए जिनसे सवालात करने चाहिए। जैसे कि ग्रुप में कम से कम 10 लोग हों, अगर 10 लोग मौजूद नहीं है, एक भी बंदा मिसिंग है, तो सवालात सही से पूरे नहीं हो पाएंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर न्यू पार्टिसिपेंट, यानी कि जिन लोगों से हमने सवालात करने हैं वो अपनी जगह किसी और को आके पेश कर दे कि इससे आप सवालात कर सकते हैं। ये तब मेथड यूज़ होता है जब हम ग्रुप्स को ईज़िली रीच ना कर पाएँ,
या डायरेक्टली उन लोगों से बात ना कर पाएँ, फिर हमें किसी थर्ड पर्सन से बात करनी पड़ती है। फिर आ गया था वाई द राइट सैम्पलिंग मेथड मैटर्स, कि अगर सही तरीका हमें आता होगा तो हमारे लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। चूजिंग वाइजली सेव्स टाइम एंड मनी एंड मेक्स रिसर्चेज मोर एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्थी, कि जब हमें सही तरीका पता होगा तो हमारा टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और हमारी रिसर्च जो है वो सही होगी और ट्रस्टवर्थी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे यूजेस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टू फेयरली रिप्रेजेंट एवरी प्रोविंस, कि जो हमारा मुल्क है उसने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करके सारे प्रोविंसेस के इलाकों के लोगों से यानी कि ग्रुप से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो इस तरह से यहाँ पे बात लिखी पर आता है वाई रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मैटर्स, कि जितनी भी सैम्पलिंग है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सही रिज़ल्ट निकाल सकें, सही से स्टडी कर सकें पॉपुलेशन के बारे में, लोगों के बारे में। उसके अलावा हम हर चीज़ तरतीब से लिख दें कि इस इलाके में इतने लोग रह रहे हैं। फिर आगे आता है रिड्यूस बाइसेस, यानी कि किसी की साइड ना ली जाए, प्रॉपर वे में चेक करके ही हम लिखें सारा कुछ। इससे टाइम और पैसा दोनों बचेगा जब हम लोगों से डायरेक्ट ही सवालात कर लेंगे। और जब हम सारे लोगों से सवालात करेंगे फिर हम एंड पे एक नतीजा निकालेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा डिसीजन बहुत बेहतर हम ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट भी चाहे वो भी इस सैम्पलिंग की मदद से क्या कर सकती है, उस स्पेसिफिक इलाके के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकती है, बेहतर पॉलिसी गवर्नमेंट की बना सकती है। स्टेटिस्टिक्स रिसर्च वैलिडिटी, यानी कि जो लोग रिसर्चेस करते हैं उनकी रिसर्च इससे बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। फिर आता है रिवील्स ट्रू ट्रेंड नॉट स्क्यूड वंस। ट्रू ट्रेंड का मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक इलाका है, वहाँ पे क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, ये तभी पता चलेगी जब हम उस इलाके में रहने वाले कुछ ग्रुप के लोगों से डिफरेंट तरह के सवालात करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फिर अगर सारे लोग एक ही टॉपिक पे बात करें किसी एक चीज़ के ऊपर, इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है, वो टॉपिक है, उस इलाके के लिए वो ट्रेंडिंग है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। फिर आता है बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और इससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर हम डायरेक्ट उन लोगों से ही जाके पूछते हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारी जो रिसर्च होती है उन लोगों के ऊपर, उस पर लोग, बाकी के लोग भी ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो भी इंफॉर्मेशन मालूमात ली डायरेक्ट उन लोगों से ली जिनके बारे में हमने लिखा है। फिर आगे आता है प्रोमोट्स फेयरनेस बाय इंक्लूडिंग ऑल रिलेटिव ग्रुप, और इससे इंसाफ मिलता है सबको, क्योंकि सारे ग्रुप से डिफरेंट इलाकों के ग्रुप से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी इग्नोर नहीं होता। इसीलिए इसमें लोगों को सेफ्टी फील होती है कि उनको इससे महरूम नहीं किया गया। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। कोई भी डाटे को हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं तमाम डाटे को रोज़ या कॉलम्स की शक्ल में, यानी कि इस तरह से रोज़ और कॉलम्स बना के हम डाटे को लिखते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई नंबर या इंसान का नाम या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे कि 80 से 90 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ 15। 70 से 79 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। इतने नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लिखी जाती है कि एक तरफ हम डिफरेंट नंबर लिखते हैं, फिर उस हिसाब से हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ग्राफ टाइप्स, ग्राफ में आता है हमारे पास बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स। इनकी वीडियो भी यहाँ पे मौजूद है जिसमें ये सारे ग्राफ्स एक्सप्लेन्ड हुए हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की भी कंप्लीट वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है, जिसमें ये सारे स्केल्स कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड है। फिर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या होता है, अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द टिपिकल वैल्यू ऑफ अ होल डेटाबेस या डाटा सेट मेक्स बिग डाटा ईजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लैंस। इस लाइन का मतलब ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है कि बहुत सारे नंबर्स की बजाय एक ही ऐसी वैल्यू बता देता है जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन आराम से समझ जाते हैं उस एक ही वैल्यू की मदद से। इसकी एग्जांपल ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा 30, 32, 31 इस तरह से होता रहता है। तो पूरे वीक का जो चार्ट बन के हमें दिखाया जाएगा, हमें ये कहा जाएगा कि पूरी वीक में 32.4 डिग्री सेल्सियस जो है रहा पूरे हफ्ते में, जबकि ऐसा तो नहीं था किसी दिन 30 टेम्परेचर था, किसी दिन 32, किसी दिन 31, किसी दिन 35, लेकिन हमने टोटल का एक रफ सा एक टेम्परेचर बना लिया कि इस पूरे पीरियड में कम से कम 32 के आसपास टेम्परेचर रहा। यानी कि हम इसी एक ही वैल्यू के थ्रू अंदाज़ा लगा लेंगे
कि पिछले हफ्ते 30 भी था टेम्परेचर, 35 पे भी गया था, 34 पे भी आया था टेम्परेचर, 32 पे भी आया था। तो इस तरह से एक ही वैल्यू की मदद से हम सारी वैल्यूज़ के बारे में जान जाते हैं खुद ही। वाई दे मैटर, कि हमारे लिए ये सेंट्रल टेंडेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से हम जल्दी बहुत लंबे डाटे की बजाय सिर्फ एक ही नंबर से सारा डाटा मालूम कर लेते हैं। फिर आगे आता है कंपेयर टू डाटा सेट्स ईजिली, कि हम आसानी से कंपेयर भी कर लेते हैं कि अगर ये डाटा यानी कि एक नंबर दिया गया है हमें, तो हमें पता चल जाता है कि पहले भी कोई और नंबर्स आए होंगे जो इसके आसपास के। जैसे मैंने बताया कि 32 हमने रफ सा बता दिया कि 32 पूरे हफ्ते हमारा टेम्परेचर रहा, बल्कि ऐसी बात नहीं थी, 30 भी था, कभी 35 भी था एक दिन, कभी 36 पे भी गया, कभी 34 पे भी आया, फिर 31 पे भी गया। तो हमने एक रफ सा अंदाज़ा लगाया कि 32 के आसपास हमारा टेम्परेचर रहा, यानी कि कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से। इसे हम डिसीजन भी आसानी से ले सकते हैं, फर्दर स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कि हम आगे भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि आगे क्या तब्दीली आएगी। शो टिपिकल बिहेवियर, क्या हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि अभी गाड़ी का अगर हमने टैंक अभी फुल किया है तो ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है। ये चीज़ भी सेंट्रल टेंडेंसी में सिखाई जाती है। सिंप्लीफाई डाटा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि डाटा आसानी से हमें समझ आ जाता है। फिर आता है अरिथमेटिक मीन्स एवरेज। इसमें क्या होता है ना कि सारी चीज़ें इकट्ठी होकर डिवाइड हो जाती हैं। कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे सेल्स ओवर 6 डेज सम ऑफ 88, यानी कि इन 6 दिनों में 88,000 की सेल्स हुई हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम 88,000 को डिवाइड करेंगे 6 दिन के हिसाब से। तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कम से कम हमें 14,000 मिलते रहे। तो 6 दिन, अगर 14,000 हमें एक दिन में मिल रहे हैं तो 6 दिन के हिसाब से ये फिर हो जाएगी रकम 88 के करीब। तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन्स को किया जाता है कि इसमें जो भी अमाउंट टोटल है वो डेज़ के हिसाब से या बाकी की वैल्यू के हिसाब से कंबाइन हो जाती है। फिर आगे आता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का ये फार्मूला है, यहाँ भी ग्रुप डाटा का फार्मूला है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर एक क्लास में मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर हम सारे स्टूडेंट्स का कंबाइन में रिज़ल्ट निकालें तो सारे स्टूडेंट 31 के आसपास का ही नंबर ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 29 ले रहे हैं, कुछ 35 ले रहे हैं, कुछ 31, यानी कि रफ सामने अंदाज़ा लगाया कि 31 के आसपास ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आगे आता है वेटेड मीन्स। इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि मेन वैल्यू क्या है जो आपने हर हाल में अचीव करनी है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, क्विज़ेस 80 नंबर के आएंगे, इसमें से 20% आपको हर हाल में चाहिए पास होने के लिए। मिड टर्म में 75 टोटल आएंगे, उसमें से कम 30% चाहिए आपको पास होने के लिए। फाइनल की बात करें तो फाइनल में 85 के टोटल चीज़ें उसमें आएंगी, तो उसमें से 50% आपको चाहिए। तो यहाँ पे रफ सी बात बता दी है कि आपको कम से कम 81 स्कोर करना है इन सारों से, तब ही जाके आप पेपर में पास हो सकते हो। तो यही चीज़ होती है वेटेड मीन्स, कि इन सब की मदद से एक चीज़ बताई जाए कि कौन सी चीज़ हमने हासिल करनी है। इसका ये फार्मूला मौजूद है। फिर आता है मीडियन। द मिडल वैल्यू व्हेन डाटा इज सॉर्टेड स्प्लिट्स डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ग्रेट फॉर स्क्यू डेटा लाइक इनकम। कि इसमें क्या होता है कि एक डाटा मिसाल के तौर पे अगर 1000 है तो उसको ये तोड़ के 500 में कर देगा, यानी कि तोड़ देगा इस डाटे को। इसमें क्या होता है ऑड काउंट एंड इवन काउंट्स का मेथड यूज़ होता है। मीडियन में क्या होता है मिडल आइटम पोजीशन, ये एक फार्मूला इसमें यूज़ होता है। फिर आता है इवन काउंट में मीडियन यूज़ होता है एवरेज ऑफ द 2 मिडल आइटम्स। फिर मोड्स आ जाता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड्स में क्या होता है फ्रीक्वेंटली बार बार ये वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लें 5 8 5 7 9 5 8। अब इस पूरी लाइन में 5 कंसिस्टेंटली बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा मोड होगा। फिर उसके बाद ग्रुप डाटा का ये फार्मूला है। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन्स, इसका ये फार्मूला मौजूद है। फिर आता है हार्मोनिक मीन्स, ये भी उसका फार्मूला है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्मल डाटा कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल मीन यूज़ करना चाहिए। एक ऐसा डाटा जो सही से ना बताया गया हो वहाँ पे हम मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह डाटे के बारे में बताया गया। फिर आता है स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स।
मीन जो है वो हम हर तरह के डाटे पे यूज़ कर सकते हैं, मीडियन हम यूज़ नॉर्मली हर तरह के डाटे पे नहीं करते। मोड जो है डिफरेंट तरह के डाटे पे यूज़ हो सकता है। फिर आगे आता है हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। While central tendency shows the center, dispersion shows how spread out the data is. यहाँ भी ये कह रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी सेंटर दिखाता है डाटे का, लेकिन डिस्पर्जन ये दिखाता है कि डाटा कहाँ से लिया गया, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। टू डाटा सेट्स कैन शेयर द सेम मीन्स बट हैव वेरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि डाटा सेट्स बेशक सेम भी हों लेकिन उनका जो वेरिएशन है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बोथ क्लासेस एवरेज 70 मार्क्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो क्लासेस के मार्क्स कंपेयर किए जा रहे हैं। दोनों क्लासेस ने 70 नंबर लिए हैं, यानी कि इस क्लास ने भी 70 नंबर लिए और इसने भी। क्लास 1 जो थी उसने स्कोर किए 65 से लेके 67 तक, लेकिन जो क्लास 2 थी वो 40 से 100 के दरमियान ही नंबर ले रही थी, यानी कि क्लास 2 ने 40 से 100 तक और क्लास 1 ने 76 से 75 तक। यानी कि अगर हम इनका परसेंटेज निकालें तो इनकी भी बराबर ही अमाउंट निकल रही है, लेकिन इनकी वेरिएशंस चेंज है। वेरिएशन का मतलब ये है कि नंबरिंग चेंज है। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलता है डिस्पर्जन में। वाई डिस्पर्जन मैटर, कि हमारे लिए डिस्पर्जन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी मदद से हम एवरेज निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, कंपेयर करना आसान हो जाता है। यानी कि हमारे पास जब दो डिफरेंट क्लासेस का या डिफरेंट चीज़ों का डाटा होता है तो हम फ़र्क आराम से कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मदद से डिफरेंट तरह के टेस्ट वगैरह आसानी से कर सकते हैं। रिवील्स इनइक्वालिटी, यानी कि कौन सी चीज़ में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई चीज़, कौन सी चीज़ बराबर नहीं है, ये चीज़ भी देखी जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पे 2-3 क्लासेस हैं लेकिन एक क्लास ऐसी है जिसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, क्यों उनके नंबर बाकी क्लासेस से बराबर नहीं आ रहे, तो ये चीज़ भी देखी आसानी से जा सकती है इसकी मदद से। बेसिस फॉर फर्दर शेप ऑफ डाटा एनालिसिस, इसकी मदद से हम बहुत से मज़ीद डाटे की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आता है एब्सोल्यूट वर्सेस द रिलेटिव मेजर। अब इन दोनों के ऊपर भी सवाल आ सकता है। एब्सोल्यूट क्या होता है? इन द सेम यूनिट्स एज द डाटा। एब्सोल्यूट में क्या होता है? रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन्स के बारे में हम जान सकते हैं। रिलेटिव में क्या होता है? यूनिट फ्री रेशो, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट रेशो परसेंटेज बताई जाती है जिसकी मदद से हम आसानी से डाटे को कंपेयर कर सकते हैं। अब आ जाता है रेंज। रेंज में क्या होता है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को एफिशिएंट ऑफ रेंज, ये एक फार्मूला है L माइनस एस L प्लस एस। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। स्कोर एक 40 से 80 तक आया है तो रेंज 40 आया है, यानी कि 40 से लेके 280 तक स्टूडेंट्स ने नंबर लिए, तो दरमियानी वैल्यू हमने निकाल दी 40। फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मीन्स डेविएशन, ये इसका फार्मूला है हमारे पास। वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फिर इसके फार्मूलाज भी साथ लिखे हुए आएंगे। फिर आता है हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस। व्हाट इज़ कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मीन्स हाउ स्ट्रांगली टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। कोरिलेशन ये कहता है कि किस तरह से दो वेरिएशंस एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। इट डज नॉट प्रूव वन कॉजेज द अदर, जस्ट दैट दे टेंड टू चेंज टुगेदर। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसमें हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कोरिलेशंस मिलते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि दोनों इकट्ठे मिलके बढ़ते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि दोनों इकट्ठे मिलके प्राइस को डाउन करते हैं। ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब है कि इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि हम एक जगह पे जूतों का साइज़ नाप रहे हैं और दूसरी जगहों पे बच्चों के नंबर्स नाप रहे हैं, तो इस तरह से इनमें फ़र्क है। फिर आगे आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम की वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि इसकी मदद से हम आसानी से देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हमें पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है इस बिज़नेस से और कितना नुकसान हो रहा है। और इस ग्राफ के अंदर बाकायदा लिखा भी जाता है कि कहाँ पे आपकी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आया, कहाँ पे आपको लॉस आया। तो इस तरह से एक प्रॉपर एक डायग्राम बनी होती है स्कैटर डायग्राम के नेम से, जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये पॉइंट गोज बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट, यानी कि लेफ़्ट से नीचे और फिर ऊपर चलना शुरू हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है दूसरे वाले नेगेटिव में कि नीचे जा रहा है चार्ट। बेसिकली यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है चार्ट इसका मतलब है हमें प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उस बिज़नेस से। अगर नीचे जा रहा है वो ग्राफ, यानी कि इस तरह से नीचे की तरफ अगर वो आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब है पैसे में लॉस हो रहा है, कोई पैसे भर नहीं पा रहे। तो इस तरह से स्कैटर डायग्राम में भी इसी तरह से ग्राफ्स बनाए जाते हैं जिससे हम प्रॉपरली अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आता है कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं आएगा ये। फिर आगे आता है, ये भी नहीं आएगा। फिर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज क्या होता है? अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि इसमें क्या होता है कि डेली, मंथली, ईयरली इस टाइम को मेजर किया जाता है। इस चीज़ को कहते हैं टाइम सीरीज। जैसे कि डेली हमें कितने पैसे मिल रहे हैं एक बिज़नेस से। अगर कल हमें 400 रुपये कमाए थे हमने, तो आज हमने 800 कमाए हैं, तो परसों कितना कमाएंगे। तो इस तरह से डेली या फिर मंथली या फिर ईयरली हम कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइम की। तो यहाँ पे फिर अब ये कैलकुलेशन क्यों की जाती है? ताकि हम अपनी सेल्स के बारे में चेक कर सकें कि पिछले साल कितने चीज़ें हमने बेची या पिछले दिन कल हमने कितनी चीज़ें बेची। तो इसमें ये सारा होता है। फिर आता है द 4 कंपोनेंट्स, सेक्युलर, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। पहला है हमारे पास सेक्युलर ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ओवरऑल डायरेक्शंस। ये बेसिकली ये क्या है इस ग्राफ में कि मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2012 में तकरीबन 20 लाख लोग पैदा हुए, एंड इसी तरह ग्राफ बढ़ के 30 पे चला गया, फिर मज़ीद बढ़ के 40 लाख पे चला गया, फिर सैलाब आया और ज़लज़ला आया जिसकी वजह से बहुत से लोग फोत हुए। तो ये ग्राफ क्या हुआ, नीचे की तरफ आया और दोबारा से तादाद 20 बता दी गई, फिर ग्राफ ऊपर गया। तो बेसिकली इस पूरे साल में कितने लोग जो है रहे हैं इस जगह पे, या जो वेदर है वो पिछले साल कितना बढ़ा। इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं इस स्केल्यूलर ट्रेंड की, कि इसमें ग्राफ इस तरह से बनाए जाते हैं कि 2016 में सबसे ज़्यादा गर्मी थी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद बाकी सालों में जैसे कि 2017 और करते 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 2025 तक गर्मी दरमियानी ही थी, लेकिन 2026 में आके ये मतलब 2026 में जो गर्मी थी वो पिछले 2026 से ज़्यादा थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हर साल में जो तब्दीलियां आ रही हैं हमारे मौसम में वो भी हम इस सेक्युलर ट्रेंड की मदद से नाप सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सीजनल वेरिएशन। सीजनल का मतलब ये है कि गर्मियों में हमारे जो कपड़े हैं गर्मियों वाले वो कितने सेल हुए और गर्मियों में कौन सी चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फुल बाजू वाले शर्ट्स लोग ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं या आधी बाजों वाली। तो ये चीज़ भी चेक की जाती है इन ग्राफ्स की मदद से कि इसमें क्या होता है कि अगर ये चार्ट ऊपर को जा रहा है इसका मतलब ये है कि ज़्यादा कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, लेकिन अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है लोग पसंद नहीं कर रहे और ख़रीदना नहीं चाह रहे, फिर दोबारा से ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न बनी कि लोग दोबारा से चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना शुरू हो गए हैं। तो इसको कहते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम मौसमों के लिए कि हर मौसम के हिसाब से हमारे जो सामान है उसको लोग क्यों ख़रीदते हैं। अगर ख़रीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो हमें उस चार्ट में दिखा दिया जाता है। फिर आगे आता है साइक्लिक वेरिएशन, लॉन्गर स्विंग्स टाइड टू बिजनेस साइकिल्स। ये आमतौर पे बिजनेस लोगों के लिए है कि इनकी लगातार जो ग्रोथ हो रही होती है, इसमें सीज़न नहीं आता, इसमें ये चीज़ आ जाती है। अब जैसे कि एक पर्सन शूज़ ले रहा है, शूज़ तो हर सीज़न में भी लोग ले सकते हैं, या स्लीपर हर सीज़न में लोग ले सकते हैं, तो वो कब ज़्यादा लिए जाएंगे, बाय किए जाएंगे, तो ये सारा चीज़ इसमें होती है कि इसमें नॉर्मल जो बिज़नेस हो रहे हैं जो हर साल ही चलते हैं, इसमें कोई मौसमों की पाबंदी नहीं है, हर साल में वो सामान बिका जा रहा है, डेली बिक रहा है। तो फिर ये आ जाता है साइक्लिक वेरिएशन में। फिर आता है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर का मतलब ये है कि अचानक से कोई ज़लज़ला आ गया और लोगों का काम रुक गया है, तो वहाँ पे अचानक से आपको दिखेगा कि लोग ख़रीदारी उस वक्त नहीं करेंगे, तो उस साल का जो चार्ट है वो लगातार नीचे ही जा रहा होगा। तो इस तरह से ये होता है इरेगुलर वेरिएशन के अचानक से तब्दीलियाँ आना चाहिए। फिर आता है वाई इट्स यूज़फुल, कि हमारे लिए ये यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इसकी मदद से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग कहते हैं कि जो अगर जैसे कि आज गर्मी है तो कल गर्मी नहीं होगी, ये हमें फोरकास्टिंग की मदद से पता चलता है। यानी कि जो वेदर रिपोर्ट हम देखते हैं ना कि कल बारिश होगी कि नहीं, वो भी इसी की मदद से होता है। फिर आता है पॉलिसी एवेल्यूएशन, कि जो गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेना चाहती है कि सड़कों को बंद कर दे, बारिशें होंगी, लोग घर में रहें, ठंड ना किसी को लग जाए, सैलाब आएगा,
तो इस तरह से लोग फिर अंदाज़े लगा लेते हैं आसानी से कि पिछली दफ़ा किस साल में सबसे ज़्यादा बारिश होने की वजह से नुकसान हुआ, तो इस तरह से लोग अंदाज़े लगा के भी कर सकते हैं। फिर आगे आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि इससे क्या फ़ायदा होता है, लोग प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं जब उनको पता होता है कि कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है हमें बिज़नेस से, या क्या चीज़ होने वाली है नेक्स्ट। फिर आता है स्पॉटिंग पैटर्न्स। स्पॉटिंग पैटर्न्स का मतलब ये है कि अगर हमारी जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो ये सारा इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा है मेजरिंग ट्रेंड, फ्री हैंड मेथड, मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड इसमें आ जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं फ्री हैंड क्या होता है। ड्रॉ स्मूथ लाइन थ्रू द डाटा ऑफ बाय आई। इस लाइन का मतलब ये है कि अब एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, एक नुक्ता यहाँ पे, एक नुक्ता यहाँ पे है, यूं यूं करके, ठीक है। इससे हमने क्या करना है, लाइन लगानी है इनके बीच यूं करके। इससे पता चलेगा कि हमारा पैसा पहले बढ़ा, फिर नीचे गया, फिर बढ़ा, फिर नीचे गया, यानी कि पहले नुक्ते थे, हमने खुद लाइन लगा के ड्रॉ किया कि हमें क्या क्या प्रॉफिट आ रहा है। फिर आगे आता है मूविंग एवरेज। एवरेज नियरली पॉइंट्स टू स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म नॉइज, 3 years मूविंग एवरेज, एवरेज ऑफ द ईयर बिफोर, ये हटा दें, मुश्किल है, ये नहीं आएगा। फिर आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, द मोस्ट प्रिसाइज फिट्स स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, ये भी नहीं आएगा। फिर आता है बिजनेस यूजेस, कि हम इसको नॉर्मली बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि फोरकास्टिंग, बजट देखने के लिए, पैसे कितने लगाने हैं किस प्रोडक्ट पे, उसके अलावा पैसे कैसे कमाने, ये सारा हम बिज़नेस के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, अ मैथ टेक्निक्स टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है मैथ्स की मदद लेके कोई मसले को हल करना, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना दे सकती है, कोई चीज़ हमें कम से कम प्रॉफिट कितना दे सकती है, ये चीज़ होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके की पार्ट्स देख लेते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स इसमें आते हैं कि हम अननोन तरीके से मसले को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इन दोनों की प्राइसेस कितनी है, पिछले साल ये कितना बिके और अब इनकी बिकने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं। तो वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट कपड़े भी हो सकते हैं, कोई और भी सामान हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कि वो जो सामान है वो हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, क्या पिछले साल इन्हीं सामान ने, इन्हीं चीज़ों ने, क्या हम ज़्यादा पैसे हमें दिए थे कि नहीं, क्या ये ज़्यादा बिके थे सामान के नहीं। तो ये चीज़ होती है कि हम प्रोडक्ट देखते हैं कि वो कैसे। फिर आता है कंस्ट्रेंट्स, लिमिट्स लाइक रॉ मटेरियल और लेबर, ये भी इसमें शामिल है कि जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को तैयार करना है उनके ज़्यादा पैसे लगेंगे। हम जब किसी को काम देते हैं कि हमारा सामान तैयार करो, तो हमने कितने पैसे उसको देने हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। फिर आगे आता है नॉन नेगेटिविटी, वेरिएबल कांट बी नेगेटिव, कि नेगेटिव नहीं हो सकते। इसके आगे 7 डिफरेंट मैथमेटिक टर्म्स भी लिखे, ये बाद में एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर आता है एजम्पशन, एवरीथिंग इज़ लीनियर, ऑल नंबर्स आर नोन एंड कंस्ट्रक्ट। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि ये क्या चीज़ हम पढ़े, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें बताया गया कि लीनियर क्या का मतलब ये है कि हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, बस ये बात यहाँ पे लिखी है। सॉल्विंग विद ग्राफिकल मेथड, जितना भी डाटा है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो हम ग्राफ्स की मदद से समझते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान। वेयर एलपी इज़ यूज, के लीनियर प्रोग्राम हम कहाँ यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हम कोई बहुत बड़ा प्लान करने लगे हों कि हमें इस प्रोडक्ट को बेच के कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से सीख सकते हैं। अगर किसी बंदे ने अगर डाइट अपनी कंट्रोल करनी है, तो वो ये देखेगा कि आज मैंने कितनी डाइट लेनी है और कल कितनी लेनी है, यानी कि वो आज खाने को उतना ही पकाएगा जितनी उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं वो बनाएगा। तो ये डाइट की मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़रूरी होता है कि इस कश्ती में इतना सामान आ सकता है तो उतना ही सामान उसमें डाला जाएगा, बाकी सामान फिर दूसरी कश्ती में डाला जाएगा, ये भी प्रॉपर्ली इसमें कैलकुलेट किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड रिटर्न, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी है और रिस्क कितना है, यानी कि सारे पैसे उड़ेंगे तो क्यों उड़ेंगे, तो ये सारा कुछ प्रॉपर्ली इस लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो उसको पीछे छोड़ दें। फिर आता है क्विक फार्मूलाज। बेसिकली इस पूरे चैप्टर 3 में ये सारे फार्मूला जो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं सारे आएंगे।